आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ बिहार एसएससी 10+2 सेट नंबर 11। फ्रेंड्स, कुछ समय से वीडियो नहीं आ रही थी। इससे पीछे रीज़न है कि घर में शादी का फंक्शन चल रहा था, इसीलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। अब आपके बीच प्रत्येक दिन एक एक सेट बिहार एसएससी के लिए लाया जाएगा, जो कि टोटल 75 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें जीके जीएस दोनों सम्मिलित रहेगी। और ये एडिटोरिया टेस्ट सीरीज चलाया गया था। 60 डेज़ का ये टेस्ट सीरीज है, 60 दिन तक चलेगा। इसलिए जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और साथ ही साथ जिस भी फ्रेंड्स को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल है, के द की ऑफ नॉलेज चैनल, यहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं वहाँ से। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये मेडिएवल हिस्ट्री से है। देखिए ध्यान से, आप लोग भी आंसर ज़रूर करते जाइए। लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के किस शहर द्वारा दुधारू पशुओं किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाई जाती थी। तो दुधारू पशुओं पर चराई कर जो लगाई जाती थी, वो लगाई जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 गो नवीन कर लगाए थे, जी एक का नाम था चराई कर, एक का नाम चराई कर और दूसरे का नाम था गढ़ी कर। ये 2 कर थे। चराई कर जो है दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था, और गढ़ी कर जो है ये घरों पे लगाया जाता है, घरों एवं झोपड़ी पे लगाया जाता था गढ़ी कर। ये 2 गो कर लगाया गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। इतना आप लोगों को याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत जब पढ़िएगा तो उसमें खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के से रिलेटेड थे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन खिलजी वंश का जो स्थापना किया था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किया था। और इसकी राजधानी याद रखिए, खिलजी वंश की जो राजधानी थी किलोखरी थी। उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम भी बहुत बार बार पूछा जाता है। इसके बचपन का नाम अगर बोला जाए, इसके बचपन का नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? अली तथा गुरसफ। इसी अली कहते थे या गुरसफ कहते थे इसको, इतना याद रखिएगा आप लोग। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और साथ ही साथ इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ऐसा काम है जो कि ये एक अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम भी किए थे। जैसे में आ जाता है, एक सैनिक को नगद वेतन दिया, अस्थायी सैनिक की नींव रखी, और साथ ही साथ भू राजस्व जो उपज था उसको बढ़ाकर 1/2 भाग से कर दिया था। बहुत सारे ऐसे वर्क किए थे। इतना चीज़ आप लोग को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब नाना साहब के जो सैनिक थे वो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सबसे पहले तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए इसके बारे में। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रेंड्स? इसका नेतृत्व कर रहा था तात्या टोपे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो यह क्रांति नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग से था। मतलब इसमें जो नई एनफील्ड राइफल जो यूज़ किया गया था उसके प्रयोग से था, जिसमें क्या था? गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था। और ये जो कानपुर की बात करते हैं, तो ये कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। और इसके सैनिक जो थे, सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे करते थे। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। और नाना साहब का बचपन का नाम पूछा जाता है, या नाना साहब का जो दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा धंधु पंत था नाना साहब का बचपन का नाम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिए आंसर में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल शंकर इसका बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था फ्रेंड्स। और बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। चलिए थोड़ी सी स्वामी दयानंद सरस्वती के बायोग्राफी के बारे में जान जाएं। तो इसका जन्म अगर पूछा जाएगा, जन्म इसका हुआ था 1824 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, इतना याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? कठियावाड़ा में। कहाँ हुआ था? कठियावाड़ा जो कि गुजरात में है। वाड़ा जो कि कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा, GU लिख देते हैं, आप लोग को याद रखेगा, गुजरात लिख देते हैं, गुजरात में था। यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम तो आपको पता ही चल गया, ये बचपन का नाम था। बचपन का नाम इसका क्या था? मूल शंकर था। और साथ ही साथ
इसके गुरु का नाम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसके स्वामी जो थे पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर उसका बचपन का नाम था, फिर इसका नाम रखा दयानंद सरस्वती नाम रखा फ्रेंड्स। और इसके पुस्तक को बार बार याद रखिए, इसका जो पुस्तक था इसको भी याद आप लोग रखिएगा। दयानंद सरस्वती का जो पुस्तक था वो एक था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में था। ये आर्य समाज का इसको बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक भी श्री दयानंद सरस्वती ही थे, और आर्य समाज के इसको बाइबल कहा जाता है, किसको? सत्यार्थ प्रकाश को। इतना आप याद रखिए। और साथ ही साथ दयानंद सरस्वती ने नारे भी दिए, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, ये भी। और भारत का मार्टिन लूथर भी स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए जो आपको बोलते जा रहा। और स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, सबसे पहला प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल से पता चल गया होगा। सारा का सारा तो लिख नहीं सकते हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइए। और अच्छा लगे तो एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके आते हैं, ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? पहली बार कहा जा रहा है, तो ये पहली बार जो अध्यक्ष चुना गया था, कब चुना गया था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में इसके जो पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को चुना गया था। एनी बेसेंट के बारे में भी बहुत कहानी है। एनी बेसेंट जब यहाँ पे पहली बार आई थी तो वो बनारस में रुकी थी, और बनारस में इसने ये भी कहा था कि हम आपके संस्कृति को समझते हैं, हम आपकी संस्कृति को जानते हैं, हम आप में से एक है। ये लाइन इसने एनी बेसेंट ने कहा था। तो याद रखिएगा सबसे पहली बार जो एक महिला अध्यक्ष बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसका नाम था एनी बेसेंट। और भारतीय महिला जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, तो वो राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? ये पूछ दिया कि कहाँ पे किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना। तो याद रखिएगा जब बाल गंगाधर तिलक मतलब मांडले जेल में जब थे, बर्मा के भी, मांडले जेल यहाँ पे बर्मा में है। आपका आंसर पहले लिख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि आप लोग भी सही आंसर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। हमसे पहले आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। तो याद रखिएगा मांडले जो है, जो कि बर्मा में है, यहीं पे इन्होंने जेल में ये गीता रहस्य नामक 400 पन्नों का, ये गीता रहस्य कितने पन्नों का है? 400 पन्नों का एक ग्रंथ लिखा, जो कि जिसका नाम रहा गीता रहस्य। और साथ ही साथ ये मांडले कहाँ पे है? बर्मा, ये भी याद रखिएगा। और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का जन्म याद रखिएगा, तो जन्म इसका हुआ था 1856 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, ये हुआ था रत्नागिरी में हुआ था, ठीक ना। इसका जन्म हुआ था रत्नागिरी में। थोड़ा सा बायोग्राफी आप लोग भी जानते जाइए। रत्नागिरी में इसका जन्म हुआ था, ये 1856 में। और साथ ही साथ अगर बात करें इसकी मृत्यु की, 1920 ईस्वी में ये मुंबई में मर गया था। ये भी अगर ये पूछ दिया गीता रहस्य कहाँ लिखी गई थी, तो ये भी पूछ सकता है इसका बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिए रत्नागिरी। और मृत्यु कहाँ हुई? मुंबई में इसकी मृत्यु होगी। इतना याद रखिएगा आप तो फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत सारा प्रश्न है इसमें, अगर निकालना चाहे तो बहुत सारा प्रश्न है। आप लोगों को ये सेट, आप लोग जाइए इस पर रिसर्च कीजिए, और ख़ासकर हर एक के बायोग्राफी को डिटेल से जानने का कोशिश भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? तो आप लोग को सीधा इसका आंसर करना है। गांधी और इरविन को दोनों को महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को महात्मा की संज्ञा दी थी। और साथ ही साथ बता दे, ये दिल्ली समझौता के बारे में बात तक किया जा रहा है। गांधी इरविन समझौता को दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाएगा ये भारत और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ, ये डेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931, ये इतना याद रखिएगा।
5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था और ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। और खासकर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि दोनों के बीच में समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है, कौन कौन मिल के इसको समझौता करवाए थे। तो याद रखिएगा कौन कौन था। एक जैकर का नाम याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था M.R. जैकर, M.R. जैकर, ये याद रखिए, एक जैकर। और दूसरा अगर बोले तो दूसरा था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। आप लोग भी नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और तीसरी की बात करते तो तीसरी था श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास शास्त्री था, अयंगर नहीं था, श्रीनिवास शास्त्री था। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए जब भी गांधी इरविन के समझौता। फिर से सुनिए ध्यान से, गांधी इरविन का समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था और ये समझौता कराने का जो श्रेय जाता है ये 3 गो भारतीयों को जाता है, जिसका नाम था M.R. जैकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। ये तीनों मिलके गांधी और इरविन के बीच में समझौता करवाए थे। चलिए, आई होप कि आपका इसका आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है कि ये जो पुनर्जागरण के जो पिता थे इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स आप लोग आंसर कीजिएगा, ये ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं पुनर्जागरण। ये भारत का पुनर्जागरण का पिता जो होता है वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। इसके अगर जब मृत्यु के बारे में पूछ दिया तो जन्म के बारे में भी जान लीजिए। तो जन्म अगर पूछा जाएगा तो जन्म याद रखिएगा 1772 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राधा नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राधा नगर में हुआ था। इतना आप लोग को याद रहना चाहिए, राधा नगर में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा आप लोग। मृत्यु तो पूछ दिया ब्रिस्टल में, इतना चीज़ आप लोग को राजा राम मोहन राय के बारे में पता होना चाहिए। इसकी पुस्तक तो आप लोग मतलब अखबार का नाम जानते ही हैं, कौन कौन था, संवाद कौमुदी था, मिरातुल अखबार था, ये सब उसके अखबार थे। चलिए, टाइम पर ज़्यादा नहीं लेते हुए ये सारे सेट को कंप्लीट कराते हुए चलिए चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सीधी बात है, हरिजन सेवक संघ, अगर जब बात करते हैं हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो हरिजन सेवक संघ की सबसे पहले आप लोग आंसर इसका बताइए फटाफट। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला को हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं तो ये इसका स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा। कौन किया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। जब इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है तो इसके सचिव को भी आप लोग को याद रखना है, लिखते जाइए आप लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सचिव की बात करते हैं तो अमृत लाल टक्कर इसके सचिव थे। पूछ सकता है हरिजन सेवक संघ के सचिव कौन थे, अमृत लाल ठक्कर। ये अभी अध्यक्ष पूछा है, याद रखिए, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम बहुत ज़्यादा VBR लिख लगाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की कब हुआ तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो शुरुआत जो हुआ था 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कहा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। इसने कांग्रेस ये प्रस्ताव प्रारंभ किया था, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोग को भारत छोड़ो आंदोलन से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर टाइम नहीं बर्बाद करते हुए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताइए किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आशा सहाय संबंधित है किससे। आशा सहाय की बात करें तो ये किससे संबंधित है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महिला के मद में। तो आज़ाद हिंद फौज की जब बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो 1942 ईस्वी में किया गया था।
ये भी याद रखिए। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ और इस किसने किया, ये याद रखना चाहिए। इसका लक्ष्य बस इतना ही था, अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, ठीक ना। और आशा जो सहाय है ये आज़ाद हिंद फौज से ही संबंधित थी। ऑप्शन सी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है? जो प्राचीन जो प्रतिमा है वो किस शैली में प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बुद्ध की जो प्राचीन प्रतिमा जो है वो गांधार शैली में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप के बारे में बात करते हैं तो पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है? हिंद महासागर से सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? अब पढ़िए, सब सारा का सारा प्रश्न पढ़िए। हिंद महासागर एक अर्ध महासागरीय धारा है? बिल्कुल नहीं है। हिंद महासागर में मानसून प्रभाव पाया जाता है? बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, यही एक उत्तरदायी है, बाकी सब के सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए कह रहा है। ये चीज़ कह रहा है कि प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर जो होगा वो मेरियाना ट्रंच, यहाँ पे साइड में लिखते जाते हैं, प्रशांत महासागर का 3 हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर जब बात करें तो इसका हो जाएगा प्यूरोटोरिको ट्रेंच हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा अंटार्कटिक का। और बात करते हैं हिंद महासागर की, हिंद महासागर में तो सब जानते हैं कि जावा है। फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन पाया जाता है। इतना आपको याद रहना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहाँ है आंसर? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले चिनूक पर आंसर पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसमें चलेंगे। तो चिनूक हवाओं का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? जाड़े के तापमान बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, जाड़े में क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है चिनूक हवाओं से। अब बात करते हैं चिनूक की। चिनूक एक क्या है? चिनूक का मतलब सबसे पहले समझिए, यह एक बहुत बड़ी मछली है। एक प्रकार के सैल्मन मछली भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है और चिनूक को किंग सैल्मन के नाम से भी जाना जाता है। ये चिनूक जो वर्ड था इसको किंग सैल्मन के नाम से भी जाना जाता है। और चिनूक की बात करें, चिनूक हवाओं की बात करें, यह पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से में चलती है। ये कहाँ की हवा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हवा है, इतना याद रखिएगा। ये जो पवन है रॉकी पर्वत जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है कि पूर्वी जो ढाल है में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। जो कनाडा के जो कोलोराडो है उसके उत्तर से ब्रिटिश के कोलंबिया तक चलती है। और इसका तापक्रम याद रखिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि चिनूक हवा का तापक्रम कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स ए मारे होंगे आप लोग भी आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलती है किस पहाड़ी पर मिलती है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। चलिए जल्दी जल्दी मारिए। और नेक्स्ट चलिए, दंडकारण्य क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी को दंडकारण्य का मतलब नहीं पता होगा, अभी हम लोग समझेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ समय सुन लीजिए दंडकारण्य के बारे में। सबसे पहले हम दंडकारण्य के बारे में अर्थ समझते हैं। जो दंडकारण्य अर्थ है वो संस्कृत के डंकन वन है, समझ गया ना? संस्कृत में जिसको कहा जाता है डंकन वन। जो राक्षस उस समय होते थे डंकन का निवास स्थान होता था डंकन वन। और साथ ही साथ ये रावण के शासन काल में ये डंकन वन जो है ये उसके लंका के साम्राज्य का एक राज हुआ करता था। और इसका विस्तार अगर बोले तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी था।
तेलंगाना भी राज्य संबंधित था। समझ गए ना, इतना चीज़ आप लोग को दंड कारण्य क्षेत्र से आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा सा यूनिक लगा, आप लोग भी इसको नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक निवेशिका की बात करते हैं तो ये कच्छ के रण में स्थित है। सीधा इन लोग को नोट डाउन करते जाइएगा, रटते जाइएगा पर डे, कच्छ के रण में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कह रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे, अनुच्छेद 243 के डब्लू में ये कहा गया है शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार ऊपर है। दोनों में क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार ऊपर है, ये कहा जा रहा है। तो याद रखिए ये गोलकनाथ वाद है, जो कि जिसमें बताया गया कि जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है। मतलब ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो है मौलिक अधिकार ऊपर है और नीति निर्देशक तत्व नीचे है। गोलकनाथ, ये गोलकनाथ वाद की बात करते हैं, ये पंजाब राज्य का था, जो कि 1967 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। इन्होंने मौलिक अधिकार को सर्वोपरि माना गोलकनाथ वाद में, इतना चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया कि 368 के तहत मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इतना चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ केशवानंद वाद के बारे में भी आप लोग जानिए। केशवानंद वाद जो है 1973 ईस्वी में, ये 1973 ईस्वी में ये केशवानंद वाद आया। इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों के अवधारणाओं को स्पष्ट भी किया था। इतना चीज़ आप लोगों को ऑप्शन ए से याद रहना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मतलब कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद में ये किया गया है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे, अनुच्छेद 355 के तहत ये कहा गया है कि राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 355 में कहा गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किस वर्ष किया था पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन लोग को इस सबको सीधा रट जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन एक है, क्या है एक, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो संसदनात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन डी देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदनात्मक शासन व्यवस्था में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान लोकसभा सदस्यों की सीट 525 हुआ करती थी, अब उसका सीट का संख्या 545 कर दी गई 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है, इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो नहीं, ध्यान से जो देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे, समान नागरिक संहिता इसमें नहीं जोड़ा गया है, बाकी सब के सब जोड़ा गया है। क्या क्या जोड़ा गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा,
उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। ये तीनों का तीनों जोड़ा गया है, चौथा नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ये 249 जो है ये संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यदि प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो ये बराबर किसके होगा? तो ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर किया जाता है? तो मुद्रास्फीति दर की जो माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे भी, थोक मूल्य सूचकांक पे भी, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे भी, उपयुक्त में से सभी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार शेष को ठीक करने के लिए कोई भी देश मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? उसमें माल जो है वो सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय वो थे पीसी महालोविस थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है परिचायक कौन है इसमें से? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधारित वृद्धि, यही इसके क्या है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या लिखा हुआ है? इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो सबको याद है ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो सबसे ज़्यादा जो छक्का मारे हैं वो रोहित शर्मा मारे हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरी युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च की जाने की घोषणा जो है 1 नवंबर 2030 को नहीं, बिल्कुल 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो ज्योति सुरेखा का संबंध वो तीरंदाजी से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है राजस्थान राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए क्या कह रहा है? भारत वायु सेना दिवस 2023 का विषय थीम क्या है? तो उसका विषय थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज ये भारतीय वायुसेना का थीम था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान जो है वो 161 था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो डीन बोलुआर्ट जो थे वो पेरू के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है?
इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? तो वो है 52% आबादी जो है इंटरनेट का उपयोग करती है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ये पुराना हो गया, ये सूर्यवंशम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएम मित्र, याद रखिए पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा वो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना जो है वो 1955 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर हॉकी का संबंध जो है वो ब्रिज खेल से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस कहा जा रहा है, तो वो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 हम लोग ने क्रॉस कर लिया और 25 क्वेश्चन करना है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर अभी तक बने हैं एक बार ज़रूर भाई लाइक कर दो और साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दो और अच्छा लगे तो सेशन को शेयर भी कर दो फ्रेंड के साथ कि क्या पता किसी को ज़रूरत हो। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ़ का पिघलना, ये भी फिजिकल प्रॉब्लम। दूध का खट्टा होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल केवल 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों ने आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? तो फिर भाषण की जो स्पष्टता होगी वो बढ़ जाएगी। आधा जब भरा रहेगा तो साउंड उसका गूंजेगा, जब पूरा भर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो भाषण की स्पष्टता है, जो बोलने की जो स्पष्टता है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? मतलब दोनों के बीच के अंतर के संदर्भ में कह रहा है। तो ये याद रखिएगा, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, यही एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है? तो याद रखिएगा 10⁻13 के बराबर होता है, किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो डायमंड से कांच में जब प्रकाश गमन करता है तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं, क्यों? जो अल्फा कण है वो सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं, ये पूछा जा रहा है क्यों? तो क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध कहा रहा है, शुद्ध पदार्थ कौन है? तो याद रखिए शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ सॉरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये घटना जो है ये वाष्पीकरण का घटना है, याद रखिए, नहीं कि वाष्पोत्सर्जन। जो घड़ा में जो पानी होता है वो वाष्पीकरण की वजह से वो ठंडा रहता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी सब लोग घड़ा में पानी लेके रहिएगा, घड़ा में पानी रखिएगा तो पानी क्या रहेगा, अधिक समय तक ठंडा रहेगा और अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनिला के गुण वाला जो है वो दृष्टिबाधित छात्र को अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनता विस्थापन द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर में
फास्फेट की भूमिका क्या है? तो डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका जो है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ग्लूकोमा का उपचार जो है वो कॉलिनर जिंक दवा के रूप में ग्लूकोमा का उपचार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? पौधे के किस भाग में केसर पाए जाते हैं? तो सबको पता है ये वर्तिकाग्र व वर्तिका भाग में केसर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रबंधन की विधि नहीं है? वनस्पति प्रबंधन की विधि कौन सी नहीं है? तो याद रखिए बोबाई जो है वनस्पति प्रबंधन की विधि नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूल के लिए सत्य है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पुंकेश्वर और स्त्री केसर नहीं, दोनों नहीं होती, ये बायसेक्सुअल वाला हो गया। उसके पास या तो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है, ये बिल्कुल सही है। वे पर परागण प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। केवल पुंकेसर वाला उभयलिंगी फूल नहीं दे सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 2 3 4 आंसर देखिए 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय रक्त से भर जाता है। याद रखिएगा डायस्टोल जो होता है उस समय हृदय रक्त से भर जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? धमनी एक रक्तवाहिका है जो रक्त से ले जाती है। क्या ले जाती है रक्त से? हृदय से दूर। याद रखिएगा हृदय से दूर ले जाती है रक्त को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है? ये पूछा जा रहा है। नहीं मानी जाती है कौन सी कोशिकाओं को? तो याद रखिए प्लेटलेट्स को जो है सच्ची कोशिकाओं नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शलजम किस कुल के से संबंधित है? तो शलजम जो है वो क्रूसीफेरा कुल से संबंधित है, ये सीधा रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? ये कह रहा है। तो सुमेलित युग एक ही तो है कुलेक्स मच्छर जो फलेरिया के वजह से होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ये एनीमिया जो है हुकवर्म के जो परजीवी है उसकी जटिलता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में जो है ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? शीतल पेय की बोतलें और बच्चों की दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है किससे होती है? पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है। जो बच्चा का दूध जिसमें पीता है बच्चा लोग वो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में जो है वो मेथेमोग्लोमिनिया नामक रोग होता है ज़्यादा नाइट्रेट उर्वरक का यूज करने से। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है बायोगैस में मीथेन सामग्री है तो कितना प्रतिशत बायोगैस में मीथेन सामग्री है? तो वो रहता है 55 से 75% रहता है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको 75 क्वेश्चन में आप लोग आंसर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, लेकिन लास्ट में आप लोग स्कोर ज़रूर बताइए आप लोग को 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो एकदम से आंख बंद करके चले जाइए टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे इसका नाम है केओके द की ऑफ नॉलेज। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे चले जाइए और वहाँ से आप क्या कीजिए ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। और साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 12 लेके। अब चलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।